Hey everyone, good morning all of you. Have a nice day, hope all good, everything fine, and you are doing great. So, हम लोग डेली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं तो और दिन की ही तरह चलिए आज भी हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए 3-4 टॉपिक है. वाटर कमीशन और फिर विश्वकर्मा स्कीम, आसोसाई, इस तरीके से बैंकोमाइसी और कोल. 3-4 टॉपिक. तो चलिए देखते हैं. पहला सेंट्रल वाटर कमीशन. सेंट्रल वाटर कमीशन न्यूज़ में इसलिए आया है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि वो कौन है कौन बैरेज है या कुछ है उसको खोल दिया गया और उससे साउथ बंगाल या नॉर्थ बंगाल में बाढ़ आ चुका है. ये मतलब इसलिए ये सेंट्रल वाटर और इल्ज़ाम लगाई है कि ये सेंट्रल वाटर कमीशन इस ये ऐसा किया है और मतलब इस तरह से एलिगेशन लगाए. तो वो सब ठीक है. हम सेंट्रल वाटर कमीशन देखेंगे. इसका 1945 में हुआ था स्थापना. ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी बॉडी में तो अंतर पता ही होगा. कॉन्स्टिट्यूशन जो एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वो उस समय से ही है. संविधान में मेंशन किया हुआ है उस कमीशन, उस इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो उसके बारे में, उस बॉडी के बारे में. लेकिन स्टैच्यूटरी बॉडी होता है कि आप कोई भी लॉ हो, कोई अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो, वो सब ला करके आप बनाते हैं. स्टैच्यूटरी बॉडी ये आया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एडवाइस पे बना था. ये इसका काम है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट. वाटर रिसोर्स का किस तरह डेवलपमेंट हो, जैसे वो हम कैनल बनाए, डैम बनाए, इस तरीके से, और उसके और कैसे हम मैनेज करें. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और नोडल मिनिस्ट्री अगर देख लेंगे तो जल शक्ति मिनिस्ट्री. CWC जो है सिर्फ सरफेस वाटर को देखता है. इसका काम है सेंट्रल वाटर में. और ये ग्राउंड वाटर का अगर देखें तो ये कौन देखता है, तो ग्राउंड वाटर देखता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. अगर आप हायर लेवल ऑफ एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ा सा उसमें ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि दे देगा कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को क्या CWC देखता है. तो नहीं, CWC सिर्फ सरफेस वाटर को देखता है और ग्राउंड वाटर को देखता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. फंक्शन इसका वही है क्या कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोऑर्डिनेट करें, एक तरह से स्कीम को आगे बढ़ाए और उसके प्रति उसमें एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो. पर्पस इसका यही था कि इस कमीशन का कि फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और वाटर पावर मैनेजमेंट. तो अगर कोई फ्लड आ गया तो उस तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमें डैम बनाना होगा, कैनल किस तरीके से, और इरिगेशन के लिए कैनल बनाई होगा, नहर परियोजना लाना होगा, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और वाटर पावर डेवलपमेंट. और CWC का चेयरमैन का काम है क्या कि ये CWC का चेयरमैन जो है ये सर्व करता है गवर्नमेंट का इंडिया एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी के रूप में भी ये काम करता है. काम अगर देख ले तो इसका तीन भाग में बांटा है. डिज़ाइन एंड रिसर्च विंग. 3 विंग्स में बांटा है, रिवर मैनेजमेंट विंग और वाटर प्लानिंग और प्रोजेक्ट विंग. अब थोड़ा सा चूँकि दामोदर रिवर न्यूज में आ गया कि ऐसा इस तरीके से एलिगेशन लगाया कि सेंट्रल वाटर कमीशन को ममता बनर्जी गवर्नमेंट के द्वारा कि इस तरीके से ऐसे हुआ है. तो और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं दामोदर रिवर सोर ऑफ बंगाल होता है. फ्लड हर साल एकदम से बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे फ्लड लाता है. अगर देखा जाए तो ये राइज कहाँ से होता है, ये झारखंड के छोटा नागपुर, प्लेचू के पलामू हिल से इसका राइज है. कोई भी रिवर उसका मतलब कि वो राइज कहाँ से होती है और फिर वो जाके कहाँ अरेबियन सी और बंगाल में मतलब कहाँ वो फॉल होती है. ये 2 इम्पॉर्टेंट हो जाता है. फिर ट्रिब्यूटरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये फ्लो करती है साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, फिर वो हुगली वेस्ट बंगाल में फिर जाके मिलती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है. लेकिन इसका ना सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है जो वेस्ट बंगाल में ब्राकर ज्वाइंस करता है. एक है दामोदर वैली कोऑपरेशन, ये भी आया था. ये 1948 में आया.
इसको हेड करता है पावर मिनिस्ट्री। ये पहला मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कभी। फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। 4 डैम में इसके तहत बनाया गया था, मैथन, तिलैया, कोनेरा और पावर स्टेशन भी वेस्ट बंगाल और झारखंड सब में ऑपरेट किया गया था। तो हम सेंट्रल वाटर कमीशन देख लिए। सेंट्रल वाटर कमीशन वही 3-4 इंपॉर्टेंट थे कि क्या है और कैसे, हेड क्वार्टर देख लेंगे, मिनिस्ट्री देख लेंगे, थोड़ा इसका काम क्या है, फिर इसमें दामोदर रिवर आया तो थोड़ा सा उसका फैक्ट देख लेंगे, राइज कहाँ से होती है, फ्लो जाके फिर वो ड्रेन कहाँ होती है, सुरब बंगाल कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी क्या है, फिर एक देखे और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन देखे तो 1948 में बना था। और फिर पहला मल्टीपर्पज़ रिवर, और इसके तहत बहुत सारे डैम्स बनाए गए, बहुत सारे पावर स्टेशन बनाए गए। अगला हमारा वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, और ये स्टार्ट कब हुआ, 2011 से शुरू हो गया मनाना एनुअली। पर्पस वही है कि राइनोसोरस, राइनो का जो है संख्या घट रहा है। आप कंजर्वेशन भी देख लेंगे, इसका बहुत ही क्या कहते हैं वल्नरेबल में आता है, खास करके ग्रेट वन हॉर्न राइनो। तो इसलिए थोड़ा सा इसके प्रति अवेयर होना होगा, और फिर इसके कंजर्वेशन के लिए बहुत ही अर्जेंट नीड का ज़रूरत है। वर्ल्ड किसके द्वारा बनाया गया था, कब, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, WWF के द्वारा, और सब जो भी होंगे ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा। पहली बार WWF के द्वारा साउथ अफ्रीका में 2010 में इस तरीके से बात या किया गया था कि हाँ इस तरीके से मनाएंगे, लेकिन एनुअली अगर पूछा जाए तो 2011 से शुरू किया गया। वही कि जो भी राइनो के 5 स्पीसीज पाए जाते हैं, तो वही ये 5 स्पीसीज़ को बचाने के लिए हम फंड्स इकट्ठा करें, हमें अवेयरनेस रेज करें। 5 हम स्पीसीज़ देखें, जैसे सुमात्रन राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनो, वाइट राइनो और ग्रेट वन हॉर्न राइनो। तो सुमात्रन हायरन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ब्लैक राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जावन राइनो क्रिटिकली इंजर्ड है, और वाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है, और ग्रेट वन हॉर्न राइनो ये चूँकि ये इंडिया में बहुत ही लार्ज नंबर में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये लार्जेस्ट होता है, ये 5 स्पीसीज़ में ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्पीसीज होता है राइनो में। ये वल्नरेबल कैटेगरी शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, चूँकि सबका क्रिटिकली एंडेंजर्ड नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, तो इस तरीके से इसके लिए तो थोड़ा सा सजग होना ही होगा। और कभी कभी ना इसके कहा जाता है कि ये ना इस फैमिली हॉर्स और जेब्रा के फैमिली से बिलोंग है, क्योंकि ऑटोड अंगुलेट्स होते हैं ऐसे पैर के बीच में, जो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके होता है इस तरीके से, तो उस अनुसार से बोलता है। और इसका हॉर्न जो है केराटिन का बना था, जिससे हमारे नेल्स हेयर्स होते हैं, और केराटिन क्या है, एक प्रोटीन है जो ह्यूमन नेल्स और हेयर्स में पाए जाते हैं। इसका गेस्टेशन पीरियड बहुत ही लॉन्गेस्ट होता है, 16 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है, और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका बहुत ही इलीगल पोचिंग हो रहा है, क्योंकि मेडिसिन सब में यूज किया जाए, और भी बहुत सारे तो वन हॉर्न राइनो देख लेंगे, जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ये लार्जेस्ट भी होता है राइनो स्पीसीज में, इंडिया में पाया जाता है। ये नेचुरली अगर देखा जाए तो भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया में। लेकिन हैबिटेट इसका देखें तो असम, वेस्ट बंगाल, यूपी सब में इसका हैबिटेट है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क में है, पोबितोरो वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, यहाँ से हमें देखिए ये काजीरंगा नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनो के लिए बहुत ही फेमस है। तो हम देख लिए 1 हॉर्न राइनो कब मनाया जाता है, 22 सितंबर, और स्टार्ट कब हुआ, 2011 से। बस वही था कि अवेयरनेस रेज करना है, WWF के द्वारा शुरू किया था, और 5 स्पीसीज हम राइनो का पढ़े, और सबका
अगर ये IUCN स्टेटस देखें तो क्रिटिकली इंजर्ड, नॉट थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड और वल्नरेबल, ये सब में आता है। और फिर हम देख लेंगे स्टेटस मेडिसिन में यूज होता है और इंडिया में 100 स्पेशली काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। और कुछ कुछ डिक्लेरेशन भी हुआ है, चूँकि इस पर कुछ कुछ प्रोजेक्ट भी लाया गया। एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था 2019 में, साइन हुआ था इंडिया, भूटान, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया के द्वारा कि हम किस तरीके से इसके लिए फंड इकट्ठा करें, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट लाए कोई, और इसके जो भी संख्या में हम बढ़ोतरी करें। प्रोजेक्ट राइनो इंडिया में भी लाया गया तो ताकि इंडिया के राइनो पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके, उसको और इंक्रीज़ हो। और किस पर फोकस था कि पोचिंग को हम रोके, इसके हैबिटेट में उसमें सुधार करें और पब्लिक अवेयरनेस लोगों को इसके प्रति अवेयर करें। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2019 में इंडिया के द्वारा लाया गया था। तो हम देख लिए, क्या देखें हम, राइनो और CWC सेंट्रल वाटर कमीशन दो। अब थर्ड है एसोसाई। ये एसोसाई क्या है, फुल फॉर्म देख लेते हैं उसके बाद। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये एसोसाई क्योंकि इंडिया में ही इसका 16th असेंबली हो रहा है न्यू दिल्ली में। तो इसलिए, और इंडिया के ही कैग को सेलेक्ट किया गया है ये एसोसाई के लिए 2024 से 2027 तक। एसोसाई क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कैग का क्या काम है, ऑडिट करना, जो भी है डाटा, इस तरीके से ऑडिटिंग का काम है। तो यहाँ भी वही है, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है ना, ऑडिट इंस्टीट्यूशन। और ये जो है इंटोसाई के ही अंदर आता है। आप टाइप्स कर लीजिए या कुछ भी। इंटोसाई क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑडिट इंस्टीट्यूट। ये इंटरनेशनली और इसके अंदर एशियन आता है। फोकस वही है कि कॉपरेशन फोस्टर करे और हम जो भी पब्लिक ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम इम्प्रूव करें, उसमें और सुधार लाए ऑडिटिंग में। 1979 में इसका स्थापना हुआ। स्टार्टिंग में 11 मेंबर्स था, इंडिया भी इसका मेंबर है और नाउ 48 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन अभी हो गया 48। तो फुल फॉर्म पहली बार प्रपोज्ड 1977 के में मिस्टर टेंटिको के द्वारा प्रपोज किया गया था। फिर ये चार्टर साइन हुआ 78 में और फिर 1979 से इस तरीके से मनाया जाने लगा। और इसका में हर 3 साल में एक बार मीटिंग होता है। पहला असेंबली 1979 में न्यू दिल्ली में हुआ था और इस बार 16th असेंबली भी न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। सेक्रेटरीट हेड करता है सेक्रेटरी जनरल और इंडिया एक चार्टर मेंबर है और इंडिया का कैग को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन। ये इंपॉर्टेंट 2024 से 2027 तक, इसलिए न्यूज़ में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया था। इंडिया के कैग को क्या का फुल फॉर्म, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो एसोसाई समझ में आ गया होगा, इंटोसाई के अंदर काम करता है और इस बार इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इंडिया के कैग को जो चेयरमैन बनाया गया एसोसाई का और इसका 3 साल में मीटिंग तो बताएं। अगला है PM विश्वकर्मा स्कीम। हम तो देखे ही थे पिछले साल 17 सितंबर 2023 को ये PM विश्वकर्मा स्कीम मोदी जी के द्वारा इस तरीके से दिया गया था उनके अपने बर्थडे पर। उनका बर्थडे 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। अब न्यूज़ में क्यों आया है, न्यूज़ में इसलिए आया है क्या कि PM मोदी जी का ये कहना है कि इस स्कीम को और रिस्पेक्ट चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सम्मान, समर्थ, स्मृति। कहने का मतलब ये स्कीम ऐसा ना हो कि धरातल पर मतलब इतने बार सब, इसमें और मॉडर्नाइजेशन करना हो, इसको हकीकत तौर पे सक्सेसफुल बनाए। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में लॉन्च हुआ था 17 सितंबर 2023 को, है ना। एम यही था कि कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट दे, स्पेशली ये किसके लिए, आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल के लिए। स्पेशली किसके लिए, आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल के। इम्प्लीमेंट किया गया था MSME मिनिस्ट्री के द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस।
बेनिफिशरी इसमें कौन था? आर्टिसन, क्राफ्ट्स, जो भी 18 परंपरागत ट्रेड हो रहे हैं, जैसे कारपेंट्री, पॉटरी, ब्लैक स्मिथिंग, टेलरिंग, ये सब जो भी ट्रेडिशनल ट्रेड हो रहे हैं, जो भी ट्रेडिशनल वर्क हैं उसके। अब इसको किस तरीके से और सक्सेसफुल बनाया, इसको और सक्सेसफुल इस तरीके से, तो इसमें बजट एलोकेट करके सब करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इस पे ध्यान देना होगा, जैसे रिकॉग्नाइजेशन देना होगा इस स्कीम के तहत जो भी इसमें आए हैं। आप उसको आईडी कार्ड दीजिए ताकि उसको एक प्रूफ हो, एक आप स्किल अपग्रेड कीजिए, उसको एडवांस ट्रेनिंग दीजिए। ऐसा नहीं कि जो भी पुराना घिसा पिटा है वो नहीं, उसको एडवांस ट्रेनिंग दीजिए। टूल किट इंसेंटिव, उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे दर्जी हो गया, वो कारपेंट्री हो गया, तो उसको आप टूल किट इंसेंटिव दीजिए ताकि वो नया नया मतलब औजार खरीद सके, फिर नए मॉडर्नाइजेशन और उसमें सुधार हो। क्रेडिट सपोर्ट दीजिए, अगर कुछ भी उस तरीके का होता है तो आप कोलेटरल फ्री लोन्स दीजिए उसको। डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव, रिवार्ड्स दीजिए। और मार्केटिंग सपोर्ट कहने का मतलब क्या है कि ब्रांड, कुछ इस तरीके से आप ब्रांड दीजिए, कुछ ई कॉमर्स दीजिए, ताकि एक टैग हो। ऐसा ना हो कि पता चले इसके पास नॉलेज है, इसके पास स्किल्स है, लेकिन इसके पास ना ही ब्रांडिंग है, ना ही उस तरीके से आईडी कार्ड है, ना ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का कुछ भी है, तो इंसान उसको उससे काम लेने में हिचकिचाता है। नहीं तुम अभी नोवाइस हो, तुम अभी बिगनर हो, नहीं तुम्हारे पास तो कोई मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं, कहीं कोई भी काम में इंसान एक्सपीरियंस देखता है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट दीजिए, इसको ब्रांडिंग दीजिए। फॉर्मलाइजेशन एज एंटरप्रेन्योर्स इन MSME एजुकेशन, तो इसमें वही है क्या कि इस तरीके से आप एक रिकॉग्नाइजेशन दीजिए, इसके स्किल को अपग्रेड कीजिए, टूल किट इंसेंटिव ग्रेड सब। तो यही था PM विश्वकर्मा स्कीम MSME मिनिस्ट्री, और पिछले साल का स्कीम है, इस बार इसमें कुछ लाया गया है, और ये स्पेशली आर्टिसन और क्राफ्ट पीपल के लिए होता है। अगला न्यूज़ है वैनकोमाइसिन। ये न्यूज़ में कोई भी ड्रग्स हो, कोई भी वायरस हो, कुछ भी, तो इसलिए आ जाता है क्या कि या तो उससे कोई डेथ हुआ होगा, या तो कुछ उसमें कुछ नया खोजा गया होगा। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि यहाँ शायद डेथ हुआ है कुछ इस तरीके से। तो वैनकोमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिससे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसमें MRSA भी आता है। MRSA क्या है? मेंथिसिलियम रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरेस। तो वही बोला है, एक वैनकोमाइसिन है, एंटीबायोटिक है जिससे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो भी ये बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हम ट्रीट करते हैं, और जिसमें MRSA भी है। ये की फर्स्ट लाइव ट्रीटमेंट और ये MRSA के लिए 40 साल से ये वैनकोमाइसिन सर्व कर रहा है। MRSA जो है रेयरली डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू माइसिन, वैनकोमाइसिन। मतलब कि यही है क्या कि MRSA जो है बहुत ही रेयरली डेवलप करता है रेजिस्टेंस टू माइसिन। VRSA क्या होता है? वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस। अब ये रेयर होता है, ऐसा नहीं कि ये MRSA को भी रेसिस्ट करता है। ये वैनकोमाइसिन अभी तक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अगर देखें तो इंडिया में टिल डेट 16 केसेस में। तो ये वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरेस रेयर देखने को मिलता है। MRSA ये एक स्ट्रेन है जो डेवलप्ड करता है, जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है भी। अगर 2019 में 1 लाख डेथ ग्लोबली हुआ है। अगला है हमारा रेंस में कूल सर्ज इन कोल शिपमेंट्स टू इंडिया। तो न्यूज़ में आया है कि इंडिया में जो 10% रेज हुआ है, अगर 2024 का जनवरी से लेके अगस्त तक हम देखें तो 10% कोल, और 8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ भी हो रहा है डोमेस्टिक कोल माइनिंग में। अधिकांश कोल इंपोर्ट जो है थर्मल कोल शिपमेंट के द्वारा होता है, और कोल डिमांड और शिपमेंट इंडिया में जो है कहीं ना कहीं ये रिड्यूस कर देगा। कैसे कम होगा कोल डिमांड और शिपमेंट? जैसे हाइड्रो पावर जनरेशन में इंक्रीजमेंट होगा
वैसे ही कोल डिमांड और शिपमेंट हो जाए क्योंकि रिसर्च लेवल भी पुस्ट अप हो रहा है और फिर 26% ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज हो रहा है। इंडिया का अगर देखें तो कोल रिजर्व इंडिया में 344.02 बिलियन टन्स हैं इंडिया में, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना और सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है आफ्टर जापान। पावर जनरेशन कोल से कितना बढ़ा है? 13% साल दर साल बढ़ते जा रहा है। इंडोनेशिया जो है इंडिया का सीबोन कोल इंपोर्ट में थर्मल कोल से 45% सोर्स। और टॉप 5 स्टेट्स कोल रिजर्व में देखें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये टॉप 5। और इंडिया में जो है ओल्डर गोंडवाना फॉर्मेशन पेंसुलर इंडिया का देखने को मिलता है और यंग टेस्से फॉर्मेशन नॉर्थ है। इसमें क्लासिफिकेशन कोल का एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, 80 to 95% कार्बन कंटेंट होता है झारखंड में देखने के। बिटुमिनस लाइट कैलोरीफिक वैल्यू होता है 60 to 80% कार्बन कंटेंट झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लिग्नाइट हाई मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलता है इसमें 40 से 55%, राजस्थान, असम, लखीमपुर, असम सब में देखने को, तमिलनाडु। पीट लो कैलोरीफिक वैल्यू है और इसका 40% से भी कम कार्बन कंटेंट होता है और ये पहला मतलब कोल बनने का पहला स्टेट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था आज का न्यूज़, 3-4 टॉपिक हम देखे। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहो।